अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, ये भी हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का ही सब टॉपिक है। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो इस पूरे टॉपिक में आपको डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स के नाम पता चलेंगे। ठीक है, और आपको ये पता चलेगा कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, तो उसमें किस तरह की स्ट्रेन पैदा होती है और उसमें उस बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे और किस किस पॉइंट पे चेंजेस आएंगे और उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे। तो ये जो आपके पास टॉपिक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल जो प्रोसेस है उसके बाद निकाल के आपको बताया गया है। तो उस एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस में क्या होता है, आप देखिए, आपको डिवाइस दिखा देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपके पास फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आपको एक डिवाइस ही नज़र आ रही होगी। यहाँ पे देखिए, जो इस शेप की जो फिगर है आपके पास, उसके लेफ्ट साइड पे आपको ये दो क्लॉज नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए, इनके दरम्यान जो है वो एक लेंथ, एक वायर जो है वो रख दी जाती है। फिर ये दोनों जो पार्ट्स हैं उनको स्ट्रेच किया जाता है, स्ट्रेस अप्लाई की जाती है और लेंथ चेंज की जाती है वायर में। और जो आपके पास स्ट्रेन पैदा हो जाती है उसको यहाँ पे, ये आपको CRO नज़र आ रही होगी, इस पे आपको उसकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती हुई नज़र आ जाएंगी। तो ये जो डायग्राम है यहाँ पर मैंने बता भी दिया हुआ है कि क्या है जी। दिस इज़ अ मशीन यूज टू इन्वेस्टिगेट द वे द एक्सटेंशन ऑफ अ मटेरियल वेरीज द फोर्स स्ट्रेचिंग इट। कि जब हम किसी लेंथ पे फोर्स लगाते हैं, किसी वायर पे फोर्स लगाते हैं, तो उस फोर्स के नतीजे में उस वायर में किस तरह के चेंजेस आते हैं और कितनी फोर्स लगाने पे कितनी स्ट्रेन जो है वो पैदा हो रही है, कितनी उसमें चेंज आ रही है, वो सारी की सारी वैल्यूज जो आपको यहाँ पे जो डिवाइस लगाई हुई है उस पर आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस करने के बाद, प्रैक्टिकली करने के बाद आपको ये टॉपिक जो आज वाला उसको बताया गया है। तो देखते हैं क्या बता रहे हैं जी। कहते हैं ना, टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट का मतलब क्या है कि टेंसाइल स्ट्रेन पैदा की जा रही है टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करके किसी वायर के ऊपर। तो मेटल की वायर जो है उसको एक्सटेंड किया जाता है एट अ स्पेसिफिक डिफॉर्मेशन रेट। क्योंकि ज़ाहिर है, देखिए, आपको मशीन में हम इसके साथ प्रोसेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इनपुट दे देते हैं कि इसकी जो स्ट्रेन है, जो स्ट्रेस है, सॉरी, वो कितनी अप्लाई करनी है। ठीक है, किस रेट पे अप्लाई करनी है और उसमें जो है वो क्या हमने उसको स्लोली स्लोली प्रोसेस करना है या उसको हमने रैपिड प्रोसेस कराना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनपुट दे दिया जाता है। उसके बाद आपकी जो डिवाइस है वो अपना काम करना शुरू कर देती है और उसकी रेलिवेंट आपको जो फिगर्स हैं और फैक्ट्स हैं वो आपको डिवाइस पे नज़र आ जाते हैं। तो कहते हैं ना, टेंसाइल स्ट्रेस इन ना टेंसाइल टेस्ट metal wire is extended at a specified deformation rate and stress is generated in the wire during deformation are continuously measured by a suitable electronic device fitted in the mechanical testing machine। तो जो मशीन आपको मैंने दिखाई है, बिल्कुल ये उसी की बात कर रहे हैं। आपको वायर लटका दी जानी है, इनपुट दे देना है कि हमने इसको किस रेट पे डिफॉर्मेशन करनी है और कितनी कितनी करनी है। फिर उसके बाद जो आपके पास स्ट्रेन आएगी उसकी वैल्यूज़ आपको नज़र आ जाएंगी, जैसे कैलकुलेटर पे आपको नज़र आती हैं। तो फोर्स इलोंगेशन डायग्राम, जो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी किस स्ट्रेस पे कितनी स्ट्रेन पैदा हो रही है, सारी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करके आपको मशीन दे देगी। उन रिकॉर्डेड वैल्यूज़ पे जब आप कर्व बनाते हैं, आप ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ भी आपको यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है, आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का ग्राफ आपके पास मिलता है। स्ट्रेन को आपने ले लेना है जी एक्स एक्सिस के अलोंग और स्ट्रेस को ले लेना आपने वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी इसको कहते हैं और इसको फोर्स इलोंगेशन कर्व भी कहा जाता है। फोर्स अप्लाई करने से कितनी स्ट्रेन पैदा हो रही है, कितना चेंज बॉडी में पैदा हो रहा है, वो सारा आपको दिखाया जाएगा। By a suitable electronic device fitted in the mechanical testing machine, force elongation diagram of stress strain curve is plotted automatically on XY chart recorder। ये खुद ब खुद ड्रॉ हो जाती है क्योंकि ज़ाहिर है हमने सारा सेटअप बनाया हुआ है, तो उसमें आपको खुद ब खुद ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके बता दिया जाता है। A typical stress strain curve for a ductile material इज शोन इन फिगर। आपको कर्व जो मैंने दिखाई है उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहते हैं इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड लीनियरली विद द स्ट्रेन टिल वी रीच पॉइंट ए ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जो स्टार्टिंग वाला पोजीशन है, इनिशियल स्टेज है, यहाँ से देखिए आपके पास डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो डायग्राम में ओ से ए पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है या जो आपके पास ये लेंथ है, वहाँ पे देखें
कि जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। दैट मीन्स स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों जो हैं क्या हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। और डायरेक्टली वेरी करने का मतलब क्या है कि फोर्स आपने कम अप्लाई किया तो स्ट्रेन कम पैदा होगी, फोर्स आप ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। और इस पोर्शन में क्या होता है, इस पोर्शन को कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन वाला प्रोसेस। ठीक है, तो इनके हर पॉइंट के नाम वो बताते जाएंगे आपको कैसे कैसे लिखना है और किस तरह से। तो कहते हैं इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड लीनियरली, स्ट्रेस जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रही है विद द स्ट्रेन टिल वी रीच पॉइंट ए ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। जहाँ पे दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली वेरी कर रही हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। और पॉइंट ए 0 ओ से लेके ए तक का पॉइंट है, उस सारी लिमिट को प्रोपोर्शनल लिमिट कहा जाता है, उसको सिग्मा पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। It is defined as the greatest stress that a material can endure without losing straight line proportionality between stress and strain. Proportional limit की definition यहाँ पे दी हुई, आपने अंडरलाइन कर लेनी है। It is defined as, क्या इसकी definition है कि greatest stress जो एक बॉडी एंड्योर कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी। ये वो स्ट्रेस है जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, और ये जो आपके पास लिमिट पूरी आती है इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, और उसको सिग्मा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में आपको डायग्राम की बात कर रहे हैं कि इस यहाँ पे इस पोर्शन में क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है तो हुक्स लॉ जो है वो वैलिड होता है। हुक्स लॉ क्या होता है जी, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, या एफ इज इक्वल टू के, एफ बराबर है के एक्स। तो हुक्स लॉ विच स्टेट दैट द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस इज ओपेड इन द रीजन ओ ए। तो ओ ए वाले रीजन में आपके पास प्रोपोर्शनलिटी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई होता है। फिर वो बात कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन अब नहीं रहा, बट नेवरथलेस इफ़ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी। यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान ये वाला जो पोर्शन है, पहले पोर्शन ओ से ए की बात कर रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, और पॉइंट बी तक, ओ से बी तक ये जो सारा रीजन है, इस सारे रीजन के दरमियान किसी भी पॉइंट पे अगर आप स्ट्रेन जो है वो रिमूव कर देंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है। तो इसीलिए पॉइंट ओ से पॉइंट बी तक की जो लिमिट है इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, और जो पॉइंट बी है उसको इलास्टिक लिमिट वाला पॉइंट कहा जाता है। यहाँ से आप देख लेते हैं बार जी, पॉइंट ओ से बी द कर्व विल बी रीट्रेस्ड एंड द मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल लेंथ। इन द रीजन ओ बी द मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक। इस रीजन में बॉडी क्योंकि अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चली जाती है, इसलिए ये लिमिट आपके पास इलास्टिक लिमिट कहलाती है। तो पॉइंट बी को कहते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट बी, पॉइंट बी पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इफ़ द स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस, अगर इस पॉइंट से आगे हम चल जाते हैं, इससे ज़्यादा स्ट्रेन अप्लाई कर देते हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं और इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, तो जो स्पेसिमेन होता है उसमें चेंज जो है वो परमानेंट आ जाता है। जैसे ही हमने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर लिया, उसके फ़ौरन बाद ज़रा सी भी अगर हमने स्ट्रेन अप्लाई कर दी तो बॉडी की शेप जो है वो उसमें परमानेंट चेंज आ जाता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं जाती। If the stress is increased beyond the yield stress or elastic limit of the material, the specimen becomes permanently changed and does not recover its original position or dimension after the stress is removed. This kind of behavior is called plasticity. अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चल जाती है तो उसको कहते हैं इलास्टिसिटी, और अगर वापस नहीं जाती तो उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी का रीजन जो है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया पॉइंट बी से पॉइंट सी के दरमियान। द रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोर्शन ऑफ द कर्व फ्रॉम बी टू सी, और पॉइंट सी का नाम है यू टी एस, और इसको सिग्मा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और यू टी एस का मतलब है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और यू टी एस की डेफिनेशन आपको दी हुई यहाँ पे, इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड। ये स्ट्रेस की वो वैल्यू है जहाँ पे बॉडी जो है वो ब्रेक नहीं होती, भी टूटी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें चेंज है वो परमानेंट आ गया है। तो ये अल्टीमेट
टेंसाइल स्ट्रेंथ है किसी भी बॉडी की, कैन विदस्टैंड एंड कैन बी रिगार्डेड एज द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। वंस पॉइंट सी करेस्पॉन्ड टू यूटीएस। अब सी पॉइंट के बाद जैसे ही सी पॉइंट क्रॉस होगा तो दो तरह के मटेरियल एग्जिस्ट करते हैं जो सी के फ़ौरन बाद ब्रेक हो जाते हैं फ़ौरन से, उनको ब्रिटल सब्सटेंसेस कहते हैं। और जो पॉइंट सी के फ़ौरन बाद ब्रेक नहीं होते बल्कि ज़रा सा टाइम उनको मिलता है उसके बाद वो ब्रेक होते हैं, उसको जो है वो डक्टाइल सब्सटेंसेस कहा जाता है। तो कहते हैं वंस पॉइंट सी करस्पॉन्डिंग टू यूटीएस इज क्रॉस द मटेरियल ब्रेक्स एट पॉइंट डी। मटेरियल जो है पॉइंट डी पे जाके ब्रेक कर देते हैं और इस पॉइंट को कहते हैं फ्रैक्चर स्ट्रेस। पॉइंट डी का नाम है फ्रैक्चर स्ट्रेस, ठीक है। सी को कहते हैं यूटीएस, बी को कहते हैं इलास्टिक लिमिट और ए को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट के नाम हैं। सब्सटेंसेस विच गो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वो सब्सटेंसेस जिनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है और तब तक होती रहती है जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाते, उनको कहते हैं डक्टाइल सब्सटेंसेस। और उनकी एग्जांपल हैं लेड, कॉपर एंड रॉट आयरन, ये सारे डक्टाइल्स हैं। और बाकी सब्सटेंसेस जो फ़ौरन से सी पॉइंट के बाद ब्रेक हो जाती हैं, विच जस्ट ब्रेक आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज़ रीच्ड, इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद वो ब्रेक हो जाते हैं, बी पॉइंट के फ़ौरन बाद वो ब्रेक हो जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। और उनमें शामिल हैं ग्लास एंड हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ऐसे ही स्टेप वाइज रखना है याद। तो अगर आप स्टेप वाइज करेंगे तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपने डेफिनेशंस लिखनी है, आपने पॉइंट्स के नाम जो है वो मेंशन करके देख लेना है। पॉइंट ए किसको कहते हैं, उसका क्या मतलब है, ओ से ए वाला रीजन क्या होता है, ए से बी वाला रीजन कौन सा होता है, या सी पॉइंट का क्या नाम है, यूटीएस उसको क्या कहते हैं, और फ्रैक्चर स्ट्रेस जो है वो क्या होती है। तो साथ ही आपने एग्जाम्पल नंबर 17 कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको वायर दी हुई है, उसकी लेंथ दी हुई है, ठीक है। और आपने निकाल लेनी है जी टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय यूनिट एरिया, फोर्स आपको दी हुई है और एरिया आपने निकाल लेना है पाई आर स्क्वायर करके, ठीक है। तो है और स्ट्रेन से हमारे पास जो इसमें चेंज आया है डेल्टा एल उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।